प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस में। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर आए हैं वायुदाब पेटी। ठीक है, वायुदाब पेटी के साथ साथ पहले हम दाब पेटी की व्याख्या करेंगे, कौन सी दाब पेटी किस तरह होगी। तो पहले हम आपका अर्थ का फिगर बना लेते हैं और इस फिगर के अकॉर्डिंग हम अर्थ को डिफाइन करते हैं। पहले लेक्चरों में आप पढ़ चुके होंगे, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री दर डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ठीक है, इसे इक्वेटर बोलते हैं। यह भूमध्य वायुदाब पेटी। अब समझकर चलिए वायुदाब पेटी का क्या रोल है। पूरे अर्थ पर वायु की मूवमेंट, वायु का प्रेशर, इसको डिफाइन करेगी वायुदाब पेटी। ठीक है, तो सबसे पहले आ गई भूमध्य वायुदाब पेटी। ये 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे रहेगी। ठीक है, आप समझते हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती है। अत्यधिक सीधी रहने के कारण इस क्षेत्र में ताप अधिक रहेगा। अगर कोई खुला एटमॉस्फेयर है, वहाँ ताप अधिक होगा तो दाब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। अगर T बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ध्यान रखना, अगर सिस्टम ओपन है, अगर सिस्टम को बंद कर दे तो ताप के साथ दाब बढ़ता है, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर में खुला सिस्टम है तो ताप बढ़ने पर दाब कम हो जाएगा। जब इस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसमें दाब कम हो जाएगा। दाब होने से जो हवाएं हैं वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी, और हल्की होकर जब वो ऊपर की ओर उठेगी तो वो यहाँ से ऊपर उठनी शुरू कर देगी। अगर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का हम क्षेत्र ले और इस क्षेत्र में सीधी शांत हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, इन हवाओं को हम डोलड्रम कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है डोलड्रम क्या है। इसी क्षेत्र का भूमध्य वायुदाब पेटी का ही क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री साउथ का क्षेत्र है, जहां हवाएं गर्म होगी, गर्म होके हल्की होगी और ऊपर उठेगी हल्की होके, और सीधी उठेगी और शांत रहेगी। इस कारण से इस क्षेत्र में जो है हवाएं हल्की होने के कारण इस क्षेत्र को शांत वायुदाब पेटी भी बोलते हैं। डोलड्रम या शांत वायुदाब पेटी दोनों एक ही के नाम हैं। ध्यान रखना, मैंने बोला है डोलड्रम या शांत वायुदाब पेटी। क्लियर हो गया? तो यहां से आपने एक चीज समझी, यहां क्या है, प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर है LP, या प्रेशर हो गया लो। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं जो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर उठ रही है, तो ये दोनों तरफ जानी शुरू हो जाएगी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऊपर उठेगी। आप जानते हैं कि जैसे ही ऊपर उठती है वायु और ऊपर जाने पर टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ये वायु सघन हो जाएगी, सघन हो जाएंगी। यहाँ लो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ लो है, लेकिन जैसे ही ऊपर उठेगी तो यहाँ बहुत सारी वायु पहुँच रही। जब वायु बहुत सारी पहुँच रही और टेम्परेचर हो जाएगा इसका लो, दैट्स मीन्स कि यहाँ प्रेशर फिर से पॉजिटिव प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने से ये दोनों तरफ जाएगी। इसका एक फैक्ट, एक कारण और है। एक कारण इसका है कॉरियोलिस प्रभाव, कॉरियोलिस बल भी बोल देते हैं इसको, कॉरियोलिस बल। ये बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर जो एयर है उसे इफेक्ट करता है, उस एयर की दिशा को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इस बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। तो इस कॉरियोलिस बल के कारण ये जो एयर है ये नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से
ऊपर हम बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री से और 35 डिग्री तक का क्षेत्र, 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक का क्षेत्र, इसे हम कहते हैं उपोष्ण वायुदाब पेटी। समझ पा रहे हैं आप? मैंने बोला 23.5 से 35 डिग्री, ठीक है। इस क्षेत्र में यहाँ लो प्रेशर है, इस क्षेत्र में प्रेशर ज़्यादा होगा। वो कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हवाएं ऊपर उठेगी, कॉरियोलिस बल के कारण ये लगभग 30 से 35 डिग्री पर, 30 से कॉरियोलिस बल के कारण ये हवाएं 30 से 35 डिग्री पर जैसे यहाँ से सीधी ऊपर उठती है, ऐसे ही 30 से 35 डिग्री पर सीधी नीचे की ओर आती है। खोज क्या है? कॉरियोलिस बल। ध्यान रखना, कॉरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। उसका कारण है ध्रुवों पर गुरुत्व बल अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम। आप कारण भी समझ रहे इसका। तो ये सीधी 30 से 35 डिग्री पर ये सीधी आएंगी। जब 30 से 35 डिग्री पर सीधी हवाएं प्रेशर बनाएंगी तो उस क्षेत्र में जो भी चीज़ें होंगी वो एयर प्रेशर ऊपर से फील करेगी, ठीक है। अगर धरातल पे है तो कम, और अगर कोई जल पे है तो ज़्यादा फील करेगा। यही कारण है कि इस क्षेत्र में उपोष्ण वायुदाब पेटी का 30 से 35 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, अगर इसमें कोई समुद्री क्षेत्र पड़ रहा है और उस समुद्री क्षेत्र से जाने वाले जलीय यान अपने ऊपर विशेष वायुदाब फील करते हैं, ठीक है। समझ रहे? कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब जब वो विशेष वायुदाब फील करते हैं तो उस कारण से अब तो क्या है कि बहुत पावर के हमारे पास वायुयान है तो उन्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन पुराने टाइम में जब हमारे पास ज़्यादा शक्तिशाली वायुयान नहीं थी, बड़ी बड़ी नौकाएं थी और वो भी चप्पू से चलती थी, तो इस क्षेत्र में जब ये एयर प्रेशर पड़ता था तो उस एयर प्रेशर से जलयान के डूब जाने का एक कारण बनता था और ये बेल्ट फेमस हो गई थी जलयान को डुबाने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, जब ये लोग उस क्षेत्र से मूवमेंट करते थे तो अपने जलयान में रखा हुआ सामान, जो भारी सामान था उसे समुद्र में गिर देते थे, ठीक है। ये अपने साथ यात्रा करने के लिए घोड़े भी रखते थे और घोड़ों को भी ये पानी में कुदा देते थे इस अक्षांश में पहुंचने के बाद, ठीक है। तो इस कारण से 30 से 35 डिग्री के अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नहीं, व्यापारी पवन और है। अभी फिलहाल जो मैं वायुदाब की बात कर रहा हूँ, फिलहाल प्रेशर पे और ताप पर रहो। व्यापारी पवन ने क्या है वो समझा दूंगा, अभी आज ही बता के जाऊंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? वेरी गुड। अब इस क्षेत्र में दाब, इसका मतलब है कि यहाँ प्रेशर लो था तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये हवाएं इस तरफ भी और इस तरफ भी मूवमेंट करेगी, ठीक है। अब आ जाओ आप ध्रुवों पर। इसको बोलते हैं ध्रुवीय वायुदाब पेटी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कहां तक? 45 से 66.5 तक, 45 डिग्री से 66.2 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक, ठीक है। इस क्षेत्र को बोलते हैं उप ध्रुवीय वायुदाब पेटी। इस क्षेत्र में फिर लो प्रेशर हो जाएगा, ये हवा इस तरफ जाएगी और उस तरफ प्रेशर ज़्यादा है तो वो भी हवा इस तरफ आएगी और इस क्षेत्र में दबाव हो जाएगा निम्न, कम। और ये आपका सब आ गया ध्रुवीय क्षेत्र, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ की कंडीशन यही है। मैंने हाफ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, हाफ स्ट्रक्चर का कॉपी है बस, ठीक है। ये है ध्रुवीय क्षेत्र। आप जानते हैं ध्रुवीय क्षेत्र का ताप कम होता है और जहां ताप कम होगा वहां दाब ज़्यादा होगा, तो ये हाई प्रेशर जोन है। यहां तक आपको कोई समस्या हो, कोई बात समझ में न आ रही हो तो मुझे बताओ। हाँ पूछो।
मैंने बताया कार्योलिस बल अर्थ के घूर्णन के कारण अर्थ पे जो एयर है उसे इफेक्ट करता है, उसे प्रभावित करता है। इस कारण से इस बल को कार्योलिस बल बोलते हैं, जो उस बल को, उस हवा को, डायरेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। अगर आप एक जोन में जानना चाहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में कार्योलिस बल के कारण हवाओं की दिशा ये रहती है मोस्टली, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशाएं ये रहेगी कार्योलिस बल के कारण। ये प्रभाव है कार्योलिस बल का। उसके अलावा बहुत सारी मौसमी और अन्य हवाएं हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ध्यान रखेंगे सबसे कम टेम्परेचर यहाँ है तो सबसे अधिक दाब यहाँ और यहाँ होगा। इस क्षेत्र में सबसे अधिक दाब होता है। और बोलो, इसके बाद जिस क्षेत्र में 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री में, जिसे अश्वक्षांश कहते हैं, क्या चीज, जो 30 से 35 डिग्री जोन में जितना भी क्षेत्र आएगा समुद्री, उस सब में आएगा, ये ध्यान लेना। चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, तो किसी एक महासागर को आप कह नहीं सकते। 30 से 35 डिग्री में जो आ जाएगा गोल्ड, वो उसमें काम कर देगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आगे बढ़ूँ? ठीक है, इसे मिटा दूँ? ठीक है। अब बात करते हैं, संदीप ने एक सवाल उठाया था पवन का। पवन क्या है? टॉपिक है पवने। ठीक है, तो पृथ्वी के, मैंने आपको बताया 3-4 जोन मैंने आपको बनाकर दिखाए। इन चारों जोनों में दाब के अलग अलग प्रभाव के कारण वायु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर मूवमेंट करेगी, और इन्हें हम पवने कहेंगे। ठीक है, अलग अलग जोन का अलग अलग दाब क्षेत्र होने के कारण पवनों की या वायु की गति को हम पवने कहते हैं। ठीक है, फिर हर क्षेत्र में अलग अलग पवनें हो सकती हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल आपको समझना है। जो पवन होगी वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेगी। यह आपको समझ चलना पड़ेगा। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ मूवमेंट करेगी पवने। ये चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। ठीक है, कोशिश करो, यहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कहीं दिमाग में दिक्कत आ रही, गांठ लग रही, तो पूछ लो मेरे से। ठीक है, अब ये हर क्षेत्र की अलग अलग पवनें रहेंगी, उसी के आधार पर आप डिफाइन कर सकते हैं। पहले आपसे पूछ सकता है, जैसे इसने पूछा व्यापारिक पवनें, पहले स्थायी पवनें ले लो। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्थायी पवनें क्या, कौन सी होगी। ठीक है, इसके नाम से लिखा आ रहा, स्थायी पवनें, जो पूरे साल वर्ष भर एक ही दिशा में गति करती है, उन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। नंबर 2 है व्यापारिक पवनें। ये उच्च वायु दाब से, वायु दाब के कारण चलने वाली पवनें हैं। जैसे ही एटमॉस्फेयर में कहीं भी दाब बढ़ गया तो वहां से निम्न वायु दाब की ओर गति करेगी, जिन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये साल भर में इनकी स्थिति निश्चित नहीं है, ये किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकती है। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है? अगला आपसे पूछ सकता है पछुआ पवनें। अभी मैंने पढ़ाया आपको अश्वक्षांश। ठीक है, तो ये अश्व अक्षांश में चलने वाली पवनें हैं। जो पछुआ पवनें हैं
ये मोस्टली अक्षांश में चलती है, अश्वक्षांश में। ठीक है, जब दबाव बढ़ने के कारण हवाएं नीचे की ओर आती है, ठीक है, तो उनके प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी और अश्वक्षांश से दोनों तरफ, ध्यान रखना 35 डिग्री से ऊपर की ओर भी और 35 डिग्री से नीचे की ओर, दोनों तरफ चलेगी आपकी। ठीक है, एक आपसे पूछ सकता है सामयिक पवनें, जैसे ये स्थायी पवनें हैं ऐसे ही सामयिक पवनें हैं, इन्हें ऋतु पवनें भी कहते हैं। सामयिक पवनें या ऋतु पवनें जो मौसम के अनुसार चलने वाली पवनें हैं उन्हें सामयिक या ऋतु पवनें कहते हैं, जो समय समय पर बदलती रहती है। शीत ऋतु में इनका अलग प्रभाव रहता है, ग्रीष्म ऋतु में अलग प्रभाव रहता है। शीत ऋतु में इनकी डायरेक्शन अलग होती है और ग्रीष्म ऋतु में अलग। ठीक है, और वर्षा के समय में इनकी जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है, इस कारण से इन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? वेरी गुड। एक टॉपिक आपका है समुद्री समीर। हाँ बता दो। परवा पवनें मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता है हो, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। एक आपसे पूछ सकता है समुद्री समीर, सी ब्रीज बोलते हैं इनको। हाँ, ये सारी पवनों के नाम बता रहा मैं आपको, अलग अलग पवन डिफाइन करके बता रहा। तो ये है समुद्री समीर या सी ब्रीज। होता यह है कि जो टेम्परेचर ऑफ सी है वो दिन के समय ज़्यादा गर्म होता है स्थल के मुकाबले, लेकिन रात को स्थल बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर खो देता है और समुद्र का बना रहता है। इस कारण से समुद्र से स्थल की ओर गर्म हवा चलती है। ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर गर्म हवा चलती है। इन गर्म हवाओं को सी ब्रीज बोलते हैं। ये मोस्टली समुद्री क्षेत्र में, यहाँ ध्यान दो फिलहाल, यहाँ वहीं रहेगा। इन गर्म हवाओं को हम जो स्थल की ओर चल रही मोस्टली समुद्री क्षेत्र में चलती हैं, इन्हें सी ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, वो समुद्री समीर। ठीक है, इसके उलट कर दो और कर दो स्थल समीर। दिन के समय जब स्थल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और समुद्र का कम, तो स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं हैं जिन्हें स्थल समीर कहते हैं, लैंड ब्रीज के नाम से जानी जाए। कारण यही है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इस कारण से इस क्षेत्र से हवाएं दूसरी तरफ जाना शुरू कर देगी। क्लियर हो गया बात? और इनका टेम्परेचर भी गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। एक हवा है स्थल समीर, घाटी समीर। आपसे पूछता है घाटी समीर क्या है। होता यह है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये घाटी है। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होगा दिन के समय। ठीक है, और दाब कम होगा। मानते हो? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? यहाँ का टेम्परेचर लो होगा। तो इस कारण से मैंने बताया था कि हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर चलेगी। इस कारण से घाटी से हवा ऊपर की ओर उठेगी और इन हवाओं को हम घाटी समीर कहते हैं। ध्यान रखना, केस चल रहा है दिन का। जैसे ही रात होगी तो सिचुएशन बदलेगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? समझ में आ रहा? ठीक है, इससे अगला पॉइंट ही से जुड़ा हुआ है, पर्वत समीर। गुड। जैसे ही रात हुई, ठीक है, रात होते ही सीन उल्टा हो जाएगा। रात होते ही यहाँ दबाव कम, यहाँ कम और यहाँ दबाव ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर रिलीज कर देगा, ताप खो देगा, और ये क्षेत्र ये खोएगा अपना ताप जल्दी, और ये धीरे धीरे ताप खोएगा। ठीक है, इस कारण से जैसे ही रात होगी तो यहाँ दाब अधिक और यहाँ दाब
फैक्ट समझ रहे आप। इस कारण से फिर रात को चलने वाली हवाओं को हम कहेंगे पर्वत समीर, जो पर्वतों से घाटी की तरफ चलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगला टॉपिक है फान। हाँ पूछ भाई, क्या कह रहा था? रात और दिन वाली नहीं कह रहे हम कह रहे किस जगह से चल रही। एक चली थी घाटी से, ठीक है, इसलिए उन्हें घाटी समीर कहा गया। ठीक है, वो दिन में चलेगी। कोच बताया उसका कारण क्या है कि दिन में यहाँ का दाब ज़्यादा होगा, वहाँ का दाब कम। एक चलेगी रात को, उसे कहेंगे पर्वत समीर, जो पर्वत से घाटी की ओर चलेगी। उस समय ऊपर का दाब ज़्यादा होगा, नीचे का दाब कम होगा। ये दो कारण बताए। अगला टॉपिक मैं बता रहा था आपसे, क्या? घाटी समीर हो गया, पर्वत समीर हो गया, फोन। एक पवन है, बहुत फेमस पवन है, फोन पवन है। ये गर्म एवं शुष्क स्थानों पर चलती है। कहाँ चलेगी? जैसे सहारा का मरुस्थल। ठीक है, इन्हें मरुस्थलीय हवा भी कहते हैं। कौज ये है कि ये मरुस्थल से गुजर रही तो नमी का इनके अंदर कोई भाग नहीं बचता, तो ये पूरी तरह से शुष्क होती है और गर्म होती है। और जितने भी रेगिस्तानी क्षेत्र है सब में चलने वाली हवाएं जो है मोस्टली फोन होती है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है फोन के बाद चिनूक। है क्या बताया? लू नहीं ना, लू अलग चीज़ है, लू बहुत अलग चीज़ है, स्थानीय पवनों का पार्ट है वो, उसे आप इनके साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, वे अलग चीज़ है। वे स्थानीय पवन है, ध्यान दो जरा। स्थानीय और अस्थायी या मौसमी पवनें मैं पढ़ा चुका। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रहा था कि जो मौसमी पवनें हैं वो मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी लू जो है पूरी तरह से किस क्षेत्र में चल रही है देखो आप, और ये चलेगी शुष्क क्षेत्र में, रेगिस्तानों में चलेगी। तो इनमें और लू में अंतर है, तो लू ये मान कर ना चले, लू अलग चीज़ है। बात करते हैं चिनूक। चिनूक का अर्थ होता है जो बर्फ को खाता है, बर्फ को खाने वाला होता है चिनूक। भारत का एक हेलीकॉप्टर भी है चिनूक नाम से। ठीक है, तो चिनूक होता है बर्फ को खाने वाला। ये जो हवाएं होती हैं जिस क्षेत्र में चलेगी उस क्षेत्र की बर्फ को, मोस्टली ग्लेशियर में चलती है, ध्यान रखना, ग्लेशियर या वो क्षेत्र जहां हिमपात होता है। तो चिनूक क्या करती है कि उस क्षेत्र की हिम को खा जाती है, दैट्स मीन्स कि मेल्ट कर देती है। जब उस क्षेत्र की ये गर्म हवा होगी तभी मेल्ट करेगी। तो इनका जो नेचर है आप समझिए कि गर्म है। जब ये उस क्षेत्र में बहेंगी तो उस क्षेत्र की सारी बर्फ को मेल्ट कर देगी, और मेल्ट होने से उस क्षेत्र में जो कृषि या कोई खाद्य संबंधित काम नहीं हो पा रहा था, वहाँ की घास बर्फ से ढकी हुई थी, उसे साफ कर देगी और उस क्षेत्र के लिए एक किस्म से जीवनदायिनी का काम करेगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हमारी अर्थ के कि जहाँ साल में से 3, 4, 5 माह बर्फ़ पड़ती है। अगर ये चिनूक वहाँ नहीं चलेगी तो वहाँ जीवन को और कठोर और मुश्किल बना देगी। जब ये चलती है तो जल्दी से वो मेल्ट हो जाती है सारी की सारी बर्फ़, और फिर वहाँ कृषि, घास और अन्य चीज़ें जो है बहुत जल्दी से ग्रो करती है, और साल के 8 महीने वो अपने जीवन यापन के लिए अपना खाद्यान्न उगा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं इस चिनूक की सहायता से। क्लियर हो गया? चिनूक समझ में आ गई? हमारे यहाँ भी चिनूक चलती है आपके लेह लद्दाख क्षेत्र में। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। ठीक है, एक है सिराको, ये भी रेगिस्तान मरुस्थलीय हवा है, मरुस्थलीय हवा है भी। ठीक है, ये भी सहारा, थार, शुष्क और गर्म क्षेत्र में चलने वाली हवा है सिराको, याद रहेगा। ठीक है, और क्या दे दिया आपको? हरमटन भी शुष्क क्षेत्र में चलने वाली हवा है, और उसके साथ साथ है विली, ये आपने सुनी भी होगी। ये ऑस्ट्रेलिया में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें हैं, जो अपने साथ
बहुत बढ़िया और उच्च मात्रा में आर्द्रता लेकर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान और अन्य क्षेत्र पर पहुंचती है। ठीक है, आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है और रेगिस्तान के भूस्थल को कम करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वरना बड़ा रेगिस्तान हो जाता। ये अपने साथ आर्द्रता लेती है और बड़े भाग में ऑस्ट्रेलिया के बारिश कराने में सहायक होती है। विली विली है, कई बार इनसे समुद्री तूफान भी आ जाता है और समुद्र में जीवन की संभावनाओं को कम करती चली जाती है। ठीक है, तो मैंने लगभग सारी पवनें आपसे डिस्कस कर ली। कौन सी पवन किस क्षेत्र से होकर जाती है ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ तापमान की। अब मैं बात करता हूँ अर्थ के तापमान की। अगर ये हमारी अर्थ है, पहले लेक्चर में बता चुका कि तापमान को मेंटेन कौन कर रहा है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कौन कर रहा, कौन बचाए रख रहा तापमान को, कौन जिम्मेदार है कि अर्थ का तापक्रम ऐसा नहीं है जैसा बुध का कि दिन में ज़्यादा रात में बहुत कम। अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसमें एक CO2 की लेयर है और वो CO2 की लेयर सूर्य से आने वाले विकिरण को रोके रखती है। तो इस अर्थ पे दो प्रकार का विकिरण रहेगा, एक सूर्य से आने वाला, इसे हम कहेंगे सौर विकिरण। ताप के लिए कर रहा हूं इतनी राम कहानी, ताप समझाने के लिए, ठीक है। और एक ये जब ये दिन में अर्थ पे विकिरण पड़ेगा, ये इसे ऑब्जर्व कर लेगी, अपने अंदर समाहित कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, और जब रात होगी तो इसी विकिरण को ये रिलीज करेगी। इसे कहेंगे हम पार्थिव विकिरण। ठीक कहा जिसने भी कहा, इसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है जो अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार तो ये भी है और ये भी है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इसका है, पार्थिव विकिरण का। ठीक है, ये किस मात्रा में अर्थ के तापक्रम को रिलीज कर रहा है वो जिम्मेदार है। तीसरा कोज है इस चारों ओर का एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में CO2 का छल्ला है जो बाहर की ऊष्मा को अंदर तो आने देता है लेकिन अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बात करते हैं इसी ताप के आधार पर हमने डिफाइन किया है हमारी अर्थ को। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखी थी 0 डिग्री अक्षांश से मैंने आज बढ़ाई थी 10 और 10, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये वो क्षेत्र है जिस पर सूर्य की किरणें लगभग पूरे साल एक बड़े कोण पर पड़ती है। ठीक है, और जिस कारण से इस क्षेत्र में पूरे साल गर्मी रहती है। ठीक है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ताप के आधार पर समझ जाइए आप, मैंने क्या बोला, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जिस पर सूर्य की किरणें पूरे साल कैसी पड़ती है, बहुत कम कोण पर, बहुत छोटे एंगल पर पड़ती है। इस कारण से इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। इससे आगे बढ़ेंगे हम, वही 44 तक या 45 तक ले लो, 45 से 22.5 से 23.5 से 45 तक का क्षेत्र। ठीक है, ये उप उष्ण क्षेत्र हो जाएगा। जब यहाँ एंगल घटता चला जाएगा तो सौर विकिरण कम मात्रा में मिलता चला जाएगा। ठीक है, इसकी भूमिका तो रहेगी पार्थिव विकिरण की, तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह एक ही भूमिका है, उसी स्पीड से रिलीज करेगा। बस यहाँ ग्रेविटी और बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि यहाँ और कम करे। ठीक है, लेकिन ऊर्जा है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना का। तो लेकिन जितने जितने एंगल पर जितनी ऊष्मा ज़्यादा अवशोषित करेगा उतना ही वो क्षेत्र ज़्यादा गर्म रहेगा। जैसे जैसे इस क्षेत्र का तापक्रम इसकी तुलना में कम होता चला जाएगा, इससे ऊपर जाएगा तो ये और कम, और यहाँ आप जानते हैं कि सिस्टम जो है फ्रीज हो जाता है। बोलो, तो मैंने आज आपसे बात कर ली किस किस चीज़ की, मैंने आज के टॉपिक में आपसे बात करी वायुदाब पेटी की। चारों वायुदाब पेटी बताई, कौन सी वायुदाब पेटी क्या स्थिति है, डोलड्रम किस वायुदाब पेटी में होता है,
डोलड्रम क्या हो, डोलड्रम और शांत वायुदाब पेटी एक ही हो, कन्फ्यूज ना होना, ठीक है। उसके अलावा आपको अश्वक्षांश बताया, अश्वक्षांश क्या होता है और ये किस जगह होता है, कितने डिग्री में होता है, ये मैंने वायुदाब पेटी में आपसे बात कर ली। उसके साथ साथ फिर मैंने आपसे ताप की बात करी, उसके साथ साथ मैंने पवनों की बात करी कि किस क्षेत्र में कौन सी पवनें बहती है और किन पवनों का नाम क्या है और उनकी भूमिका क्या होती है, ठीक है। यहाँ तक फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, तुम ज़्यादा पढ़ रहे इसलिए तुम्हारे साथ कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम कल बढ़ेंगे, ठीक है। आपने हमारा वीडियो बहुत ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।